ऐसे हालात में अपने हाथ अगर खड़े करने वाली अगर इसी चीज को अगर सरकार बोलते हैं तो ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए। गवर्नमेंट की ये गलत पॉलिसी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट को, पेरेंट्स को और समाज के हर इंसान को उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक किसी के भी एज अप्रोप्रिएट या क्लास अप्रोप्रिएट जो लर्निंग स्किल्स बताई जाती हैं एनसीएफ के तहत, वो किसी के पास भी नहीं हो पाया है। ही एबिलिटी डिसाइड नहीं करता है। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। इस वक्त हमारे इस डिस्कशन पैनल में जिसका उन्वान है, जिसका टॉपिक है एजुकेशन और हमारी सोसाइटी, इस पे हमारे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बसवा कल्याण की दो मशहूर शख्सियात, वेल नोन पर्सनालिटी। एक हैं जनाब असदुल्ला खान ज़की साहब, जो एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं और टीच फॉर इंडिया में जिन्होंने कश्मीर वगैरह में काम भी किया हुआ है। दूसरे हमारे इस वक्त मौजूद हैं बसवा कल्याण यंगस्टर्स के लिए एक आइकॉन कह सकते हैं आप, बसवा कल्याण की वेल नोन पर्सनालिटी जनाब MD रईसुद्दीन साहब, जो डिस्ट्रिक्ट से जनरल सेक्रेटरी भी हैं कांग्रेस के और एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड है जिनका। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 2020 में जब स्कूल्स एजुकेशन सेक्टर को पूरी तरह से ऑफ कर दिया गया, उससे लेकर 2021 की इस वक्त अगस्त में हम इस वक्त मौजूद हैं, 16 से 17 महीने का गैप हो चुका है एजुकेशंस को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर। तो इसके कितने मनफी असरात रहेंगे, कितने मुस्बत असरात रहेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो सर सबसे पहले मैं असदुल्ला खान साहब से रुजू होने की कोशिश करूँगा और आपसे सवाल करने की कोशिश करूँगा कि 2020 में जब एजुकेशन पूरी तरह से ऑफ कर दिया गया, अब बात करें एजुकेशन ऑफ करने के बाद उस वक्त PUC के एग्ज़ाम्स नहीं हुए, SSLC के एग्ज़ाम्स नहीं हुए। अगर हम बात करें 2021 के एकेडमिक ईयर 20-21 की, तो इस वक्त 10th के डमी एग्ज़ाम लिए गए ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें PUC के एग्ज़ाम्स को बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। तो बच्चों को प्रमोट करना विदाउट एनी एग्ज़ाम, जिसमें उनकी एबिलिटी को टेस्ट नहीं किया गया, PUC के एग्ज़ाम्स में बच्चों की एबिलिटी को टेस्ट नहीं किया गया, उसके बाद उन्हें पास कर दिया गया, इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या पड़ेगा? क्योंकि वो बच्चे जब ग्रेजुएशन करेंगे, जब कहीं पे जॉब अप्लाई करेंगे, तो उनके PUC के नंबर्स को किस तरह से, किस नज़र से देखा जाएगा? देखिए, बात ये है कि अभी 2021 में आप जो कह रहे हैं कि PUC के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया है और 10th का एक तरीके का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम लिया गया है। अब मैं उसको कम्प्लीटली डमी नहीं कहूँगा। अब रही बात प्रमोशन की, तो CBSE ने भी प्रमोट किया है, ICSE बोर्ड ने भी प्रमोट किया है और यहाँ कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी PUC स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? दोनों तरीके का इम्पैक्ट हो सकता है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट होगा। जहाँ तक पेरेंट्स के लिए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, स्टूडेंट्स के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, 3 से 4 महीने कॉलेज चला है, कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुई है, तो उस ज़िमन में जो है एक तरीके का सही डिसीजन भी है गवर्नमेंट का कि भाई जब पढ़ाई नहीं हुई है तो एग्ज़ाम किस बात का लिया जाए। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के नज़दीक जो है ये एक तरीक़े का अच्छा मुस्बत रिएक्शन मिलेगा हमको। इवन रिपीटर स्टूडेंट्स को भी PUC में प्रमोट किया गया है एक केस के चलने के बाद। अब रही बात इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की, लाजमी है कि लर्निंग लेवल्स जो होना चाहिए, एक एज अप्रोप्रिएट लर्निंग लेवल जिसको हम कहते हैं, तो वो नहीं हो पाया है बच्चों का। और ये सिर्फ PUC सेकंड तक महदूद नहीं है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक किसी के भी एज अप्रोप्रिएट या क्लास अप्रोप्रिएट जो लर्निंग स्किल्स बताई जाती हैं NCF के तहत, वो किसी के पास भी नहीं हो पाया है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट यही है कि स्किल्स नहीं है बच्चों के पास जो होने चाहिए। अब हो सकता है आगे ग्रेजुएशन में गवर्नमेंट हो, जो बड़ी बॉडी है, या यूनिवर्सिटीज़ हो, कुछ ब्रिज कोर्स के लिए कम अप आगे आएंगे, उसको ब्रिज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मौजूदा हालात में यही तरीक़े का अपनाया जा सकता था। अब रही बात 10th स्टैंडर्ड की SSLC एग्ज़ाम की, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए, तो अब इसको मैं डमी तो नहीं कहूँगा कि स्किल्स तो टेस्ट हुए हैं बच्चों के, एटलीस्ट कुछ तो टेस्ट हुआ है। अब रहा बात इसका, कुछ जो टैलेंटेड बच्चे थे उनके मार्क्स कम आ गए, जो क्लास में टैलेंटेड नहीं समझे जाते थे ज़्यादा, उनका पास परसेंटेज ज़्यादा आ गया। तब टेस्टिंग मैकेनिज़्म को अगर हम समझें, जो बड़े लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हो गए या जॉब से रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो गए,
वो तकरीबन ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही एग्ज़ाम होते हैं। 10th का सब्जेक्टिव बेस्ड था और इंट्रेंसेस जो थे जॉब रिलेटेड वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स ही होते हैं। TET की आप बात करें या UGC नेट की बात करें या KSET की बात करें, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स होते हैं किसी एग्ज़ाम में नहीं होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली फॉल्स एग्ज़ाम था। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम भी एक तरीक़े का माना जाता है कि एग्ज़ाम अच्छा होता है। अब बात यह है कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, कुछ बच्चे एक सरप्राइजिंग रिज़ल्ट क्यों आया है। तो हो सकता है हमारा जो मैकेनिज़्म है एग्ज़ाम लेने का उसमें कुछ ऊंच नीच हुई हो या एग्ज़ाम हॉल में कुछ ऊंच नीच हुई हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन इस तरीके के एग्ज़ाम्स तो लिए जाते हैं। आपको नहीं लगता कि जो 10th के रिज़ल्ट आया है, अब एक्चुअल होता ही है हमारी सोसाइटी में कि जो परसेंटेज जिसका 60 अबव होगा वो साइंस लेगा, 50 बिलो वाला आर्ट्स कॉमर्स में जाएगा। अब जो बच्चे जिनकी एबिलिटी 60 to 50 की बिटवीन थी उन्होंने 80-85 ला लिया, तो अब अगर वो साइंस लेंगे तो उनको, आपको नहीं लगता कि उनका फ्यूचर कोलैप्स हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि इनकी एबिलिटी तो उतनी थी नहीं। ये अगर हम देखें सर्वे, हमने छोटा सा सर्वे किया नॉर्मल स्कूल्स मैनेजमेंट से बात की, तो उनका कहना है कि जिन बच्चों पे हमें कोई उम्मीद नहीं थी वो बच्चे 85-90 ला रहे हैं, और जिन बच्चों से सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वो 70 और 80 के बीच में रुक गए। तो इससे क्या मुस्बत असरात या मनफी असरात पड़ सकते हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि अब तक ऐसा ही होते आया है कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वो लोग पहले साइंस की तरफ जाएंगे, फिर आर्ट्स, फिर कॉमर्स की तरफ आएंगे। बात सही है, ऐसा होते आया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। परसेंटेज ही एबिलिटी डिसाइड नहीं करता है। ये हम करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स में वगैरह जो है बच्चों को बताते आए हैं। परसेंटेज एक तरीके का एक एग्ज़ाम है, बस उसी एग्ज़ाम को रिफ्लेक्ट करता है कि भैया हाँ भाई आप इस एग्ज़ाम में इतना परसेंटेज लाए हैं। अब रही बात उसकी अपने इंटरेस्ट, उसमें अमल दखल होता है, उसकी अपनी काबिलियत का अमल दखल होता है, उसकी अपनी ख्वाहिश का अमल दखल होता है। तो ये तीनों चीज़ें मिला करके एक बच्चे को अपना करियर चूज़ करना चाहिए। अब ये चीज़ें पेरेंट्स को मालूम नहीं, या हमारे पास कोई वेल डेवलप्ड मैकेनिज़्म हमारे पास मौजूद नहीं है कि एक बच्चे के लिए कौन सा कोर्स सही है। तो मैं चाहूँगा कि इस सवाल के जवाब में ये कहूँ कि हमें एक मैकेनिज़्म डेवलप करने की ज़रूरत है यहाँ शहरी सतह पे, जिसके ज़रिए से एक बच्चा वहाँ पे आए। कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से बच्चे के क्या इंटरेस्ट है, ख्वाहिश, एक है ख्वाहिश क्या है, दूसरा उसके लिए अचीव करने की काबिलियत क्या है। तो ये सब चीज़ें उसके टेस्ट होकर के एक साइंटिफिक वे में करियर को चूज़ किया जाए। लेकिन ये मैकेनिज़्म इतना जल्दी डेवलप नहीं होगा, या होगा तो भी एक 10% बच्चे इस पर अमल करेंगे। लेकिन मैक्सिमम पेरेंट्स वही कि साइंस को जाएंगे, जो परसेंटेज ज़्यादा लाए, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स आएंगे। ये बिल्कुल होगा ऐसे, और इसका असर ज़रूर होगा साइंस पे, बच्चों पे। तो सर मैं अब रईस सर की तरफ बढ़ना चाहूँगा, जो डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस को और एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। तो सर आप सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने मार्च में जो फैसला लिया 2020 में कि लॉकडाउन हम अचानक से करेंगे, बगैर स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया, अचानक से फैसला ले गया, जबकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने तैयारी कर रखी थी एग्ज़ाम लेने की। बच्चों के जो सालाना एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, उसकी तैयारी कर रखी थी। उसका कोई प्री प्लान नहीं बनाया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी 8-10 दिन पहले, अचानक से फैसला लिया गया। तो आपको क्या लगता है इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर और बच्चों के करियर पर, जो 2 साल 1.5 साल का जो उनका एजुकेशन ईयर था उस पर? आपने जो सवाल उठाया है कि मार्च 2020 के अंदर जो अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से क्या असरात एजुकेशनल डिपार्टमेंट पर पड़े, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने स्कूल्स थे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, वो सब के सब पूरा का पूरा प्लान कर चुके थे, ऑलरेडी स्टूडेंट्स को शेड्यूल दे चुके थे और टाइम टेबल्स दे चुके थे। बच्चे प्रिपेयर कर चुके थे कि हमारे एग्ज़ाम्स कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट मार्च में होने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से पूरा का पूरा सेटअप था, पूरे स्कूल्स क्वेश्चन पेपर्स तक पूरे के पूरे सेटअप करके फाइल्स बना के रखे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का एक सबसे क्या बोलेंगे फेलियर स्टेप रहा 2020 मार्च का, जो अनप्लान्ड लॉकडाउन किया गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने, जो येडियुरप्पा सरकार थी, जो बीजेपी सरकार थी, उसने बगैर प्लानिंग के लॉकडाउन कर दिया। उसका जो असरात पड़े वो
बच्चे होपलेस हो गए उस वक्त। किस तरह से करना चाहिए था? अगर आप कह रहे हैं अनप्लान्ड था तो किस तरह से करना चाहिए था? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को कम से कम पूरे कर्नाटक को लॉकडाउन करना था तो 10 डेज, 15 डेज या 12 डेज या 8 डेज, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द गवर्नमेंट शुड inform to all the educational department and all educational institute, just we are planning to lock down the state, so please whatever the schedule you have to complete it within this time। ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से। जो भी आपके एग्जाम्स है स्कूल के विदिन 4 डेज में, विदिन 5 डेज में कंप्लीट कर लें, क्योंकि लॉकडाउन होने जा रहा है। तो लॉकडाउन अगर 4-5 डेज बिफोर अगर हमको इन्फॉर्मेशन अगर मिलती तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर भी पूरा बेहतर होता, और साथ ही साथ जितने भी तिहाड़ी मजदूर थे जो इंडिया लेवल पर एक स्टेट में रहते हैं, वो लोग दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग भी ये 5 दिन को गनीमत जानकर वो अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को पहुंचते थे, और हर काम ऑफिस वाले अपना ऑफिस का काम, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी अच्छा काम होता था, एजुकेशनल सेक्टर के अंदर भी अच्छा काम होता था, और एक क्या बोलेंगे समाज के अंदर हर आदमी अपना अपना एक प्लानिंग के साथ जो है वो तैयारी कर लेता था। 4 डेज की जरूरत थी सिर्फ। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कुछ दिन का वक्त का दिया जाता वक्त, yes, तो हर कोई कंफर्टेबल अपनी सिचुएशन बना सकता है। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन है। तो इसका जो असर इम्पैक्ट पड़ा सिर्फ स्टूडेंट्स पे नहीं पड़ा, स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स है। टीचर्स 1 साल काम करना पड़ता है, एक बुक और उनका जो बच्चों का जो उनकी क्लास का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए पूरा का पूरा 1 साल जाता है। तो वो 1 साल के बाद वो एग्जाम का टाइम रहता है। तो द टीचर्स ऑल्सो वर वेरी एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स व्हाट दे हैव टॉट टू द स्टूडेंट्स। वो क्या पढ़ाए स्टूडेंट्स को वो भी देखना चाहते हैं। जब एग्जाम ही नहीं हुआ तो वो लोग भी होपलेस हो गए। पेरेंट्स ये फील कर रहे थे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा प्रिपेयर हुआ है एग्जाम के लिए, अब हमारा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है। तो जब ऐसा अनप्लान्ड लॉकडाउन हुआ तो पेरेंट्स भी जो है होपलेस हो गए। साथ ही साथ 1 साल तक जो स्कूल मैनेजमेंट होता है और स्कूल होता है वो भी बहुत एक्साइटेड रहते कि अब बच्चों के एग्जाम्स होने जा रहे हैं। तो बोलने का मतलब एक जो गलत काम, गवर्नमेंट की एक गलत पॉलिसी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट को, पेरेंट्स को और समाज के हर इंसान को उन्होंने जो है होपलेस किया है, सिर्फ एक अनप्लान्ड लॉकडाउन मार्च 2020 की वजह से। ये मेरा रिमार्क है। 16 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को, मार्च 2020 से लेकर जून अगस्त 2021 चल रहा है। तो 16 महीने में आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कोई ठीक से प्लानिंग नहीं की, पूरा फेलियर हो चुका है, जिसकी वजह एजुकेशन सेक्टर ले लीजिए फिर और सेक्टर्स पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली, क्योंकि जब आप कोई चीज़ आपके पास कोई अमल में लाना है आपको, तो उसके साथ एक अल्टरनेट के साथ आपको गवर्नमेंट चलाना होता है जी। जस्ट लॉकडाउन इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर द कोविड, है ना, सोल्यूशन नहीं था उसका। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो मामला है, जो चैलेंज है वो है सर्वाइव। लोग सर्वाइव कैसा करेंगे, वो भी तो चैलेंज है ना। सिर्फ लॉकडाउन करे, भाई मेरे पास पैसे है, मैं घर में रहूँगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब कोई टीचर के पास या जब कोई ऐसे आदमी के पास जिसके पास जो रोज़ का वेजेस के ऊपर डिपेंड करता है, वैसा शख्स कैसा यहाँ पर सर्वाइव करेगा। तो 15 दिन होने दो या 20 दिन होने दो या 1 महीना होने दो। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। हमने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मार्च 2020 हुआ, तो आज तक स्कूल्स रीओपन नहीं हुए। हाँ, जो टीचर्स का जो बड़ा तबका है समाज के अंदर, एक बीएड करता है टीचर, एक डीएड करता है, एक क्या बोलेंगे एमएससी करता है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट जैसे लोग आज कैसी सिचुएशन में, वो बेचारे, वो टीचर्स के साथ हमारी हमदर्दी पूरी मौजूद है। वो टीचर्स आज अपना प्रोफेशन छोड़कर दूसरे प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हैं। कोई किराना स्टोर चला रहा है, कोई अपने को जो सेट हो सकता है वो काम कर रहा है। एक कब तक भरोसा करेंगे ये गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये बताइए मेरे को, क्या आज मेरा सवाल आपसे है, हुकूमत से भी है, आप हुकूमत के नुमाइंदे से ये सवाल करिए कि मेरा सवाल ये है कि आज एक लेबर जिसके पास लेबर कार्ड है, वो लेबर कार्ड वाले को पैकेज मिलता है, तो आज एक टीचर जो एमए बीएड करके, डीएड करके, एक पोस्ट ग्रेजुएट होके, उनको क्या कोई गवर्नमेंट कोई 1% सहूलत नहीं दे सकती क्या? येडियुरप्पा गवर्नमेंट इज टोटली फेल्ड टू प्रोवाइड द एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी टू दी थ्रू आउट द स्टेट टू ऑल द टीचर्स। येडियुरप्पा गवर्नमेंट इज टोटली फेल।
and now we are seeing the Bommai's government, means the new CM of Basavaraj Bommai, new CM of our state. Let's see what happens. सर मैं आपसे यही सवाल कंटिन्यू करना चाहूँगा, टीचर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का, कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक टीचर जो उस्ताद जो एक बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने के काबिल बनाता है, एक उतनी काबिलियत उसके अंदर फूंकता है, वो इस कदर मजबूर हो जाएगा कि वो बंगले पे जाके काम कर रहा है, मैकेनिक का, वो किराना स्टोर लगा रहा है, वो टेलरिंग का काम कर रहा है, वो अपने जो ख़ानदानी बिजनेस था अब्बा का चाचा का जो भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरह का अगर माहौल रहेगा तो फ्यूचर में टीचर्स कैसा बनेंगे नौजवान? वो तो डर जाएंगे कि टीचर्स को तो कुछ सहूलत है ही नहीं, लेबर्स के लिए तो पैसे आ रहे हैं, लेबर अब होता ही है कि जो लेबर होता है वो मांग के खा लेगा, उसको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। टीचर जो होता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट जा नहीं सकता। तो क्या लगता है आपको उसकी क्या वजह रही? टीचर्स को जितना बुरा वक्त देखना पड़ा, तो आगे फ्यूचर में तो कोई टीचर बनेगा नहीं अगर इस तरह का माहौल रहा तो। सही बात है। देखिए बात दरअसल ये है कि सिर्फ टीचर पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है, समाज का हर तबके को फाइनेंशियल इम्पैक्ट हुआ है। अब जब हम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं तो एक टीचर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम अगर लें तो एक टीचर की बड़ी कम्युनिटी पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि अगर आप देश भर में देखेंगे तो करीब 15 लाख स्कूल्स हमारे पास काम करते हैं, और अगर आप इंडस्ट्री जो बूम होने वाली थी एजुकेशन सेक्टर की, बिफोर कोविड जो एस्टिमेशन लगाया गया था 15,000 करोड़ रुपए की हमारी इंडस्ट्री थी, एजुकेशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ये सारी कोलैप्स हो गई। तब अल्टीमेटली इसके जो बेनिफिशरीज थे इसे मार्केट के, इंडस्ट्री के, एजुकेशन इंडस्ट्री के, वो टीचर्स थे, मैनेजमेंट था, पेरेंट्स थे, ये सब बेनिफिशरीज थे। सर्विसेज देता था स्कूल और टीचर्स को उसका पेमेंट मिलता था। तो लाजमी है 15 लाख स्कूल्स, 15,000 करोड़ रुपए जो है हमारे मार्केट में फ्लोट नहीं हुए हैं, इकोनॉमी का चेन ब्रेक हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट टीचर पे होगा, ऑटो वाले पे होगा, या टीचर जहाँ से माल ख़रीदता था उस किराने दुकान का इम्पैक्ट होगा। एक चेन है, तो हर किसी पे इम्पैक्ट हुआ। अब रहा मसला आज टीचर की इज़्ज़त का सवाल कि अगर हम बात करें तो टीचर दूसरा काम नहीं कर पाएगा, वो दूसरे काम करने में उसको हिचकिचाहट आती है। तो इसको लेकर के मेरा थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक टीचर को। अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने स्कूल के करिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का सिलेबस लाया है। वो इसी वजह से लाया है कि बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स पैदा हों। तो जब बच्चे के अंदर हम पैदा करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, तो लाजमी है कि टीचर के भी अंदर होना चाहिए कुछ ना कुछ स्किल्स। टीचर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होने चाहिए। एक टीचर वो हो जो अपने माश जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो हासिल कर सकता हो, उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए। अगर हम आज ये कोविड हमको यही सिखाता है, एक टीचर को ख़ास करके यही सिखाता है कि तुम सिर्फ स्कूल पे डिपेंडेंट ना हो, तुम अपना कोई अल्टरनेट रोज़गार, तुम कोई अपनी अल्टरनेट एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को जो है अपने अंदर की उजागर करें। तो रेस्पेक्ट की जहाँ तक बात है, हलाल कमाई में मेहनत करके कमाने में कोई मसला नहीं है। अब रहा बात हुकूमत का, हाँ हुकूमत जो है टीचर्स को नेगलेक्ट की है, ये बात सही है। जिस तरीके से लेबर्स को पैकेज दिया गया, लेकिन टीचर्स को जी पैकेज दिया गया, पैसे मिले उनको, टीचर्स को हुकूमत ने नज़रअंदाज किया है। उसके क्या वजूहत है मुझे नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे पास टीचर का डेफिनेशन जिस तरीके से रईस साहब ने कहा कि MA B.Ed, BA B.Ed या इस तरीके से जो BSc B.Ed, ये हमारे पास टीचर्स है। लेकिन ज़्यादातर टीचर्स हमारे स्कूल्स में इतने क्वालिफ़िकेशन के नहीं हैं, वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। एक टीचर बनने का जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो TET का एक्ट हमको कहता है कि एक टीचर जो है कम से कम TET क्वालिफाई हो, स्कूल्स उनको अपॉइंट करें। तो इस वजह से भी शायद हम ज़ोरदार आवाज़ नहीं उठा पाए, टीचर कम्युनिटी को एक जगह इकट्ठा हम नहीं कर पाए हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करने में, अपना मुतालबा करने में। क्योंकि क्या हम वाकई टीचर हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी इनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाई है इन टीचर्स कम्युनिटी के। हालांकि हो सकता था, इन टीचर्स को पूरा को रिप्रेजेंट किया जा सकता था, लेकिन इनके सर्विस रिकॉर्ड इनका आपको नहीं मिलेगा स्कूल्स में, SR बुक में इनका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाता है।
क्यों? क्योंकि वहाँ किसी और का नाम होता है, लेकिन जो एक्टिंग टीचर है वो क्वालिफाई नहीं करता है। तो बहरहाल ये सब हम हुकूमत से नहीं पूछ सके। अब चूँकि हुकूमत ने 5,000 रुपये देने का ऐलान किया है, वो भी उन टीचर्स को जिनका नाम STS में है जी, जो रिकॉर्ड में है, जो क्वालिफाई करते हैं, उन्हीं को मिलेगा। अब आप आम टीचर को 10 पास, 12वीं पास या अभी BSc कर रही है, B.Ed कर रही है, तो उन टीचर का आप नाम नहीं डाल सकते, उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो बताने का मतलब ये है कि एक टीचर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के साथ हो, उसके लिए सबक यही है कि वो अपने माश को स्कूल पे डिपेंड ना करे। हो सकता है आगे और लॉकडाउन हो, 23 की बात की जा रही है, हो सकता है और एक्सटेंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप फाइंड आउट करें रिसोर्स सोर्सेस, इस तरीके का मेरा कहना है। हुकूमत से हमने मुतालबा भी नहीं किया है, उसके पीछे वजूहात शायद एक टीचर का टीचर ना होना क्वालिफिकेशन हो सकती। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि पेरेंट्स स्कूल मैनेजमेंट पे किस तरह का असर पड़ा इसका? जो स्कूल ओनर्स हैं उन्होंने किस तरह से सर्वाइव किया है लॉकडाउन में? 17-18 महीने गुजर चुके हैं, स्कूल के अपने एक्सपेंडिचर होते हैं, बिल्डिंग होती है, सफाई का काम होता है, जो पियून वगैरह होते हैं उनको सफाई का काम करना होता है, तो किस तरह से मैनेज किया है आप स्कूल ओनर्स ने? बिल्कुल, इस पे एक हमारा भी एक ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि टोटली जो मैनेजमेंट स्कूल्स रहते हैं, इसका जो सेटअप रहता है, जो सिस्टम रहता, वो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, है ना जी। पेरेंट्स फ़ी कब देंगे? जबकि स्टूडेंट्स, उनके जो बच्चे रहेंगे वो स्कूल में आएंगे और पढ़ेंगे और एक रूटीन चलता रहेगा, तो वो भी सेटिस्फाई रहेंगे। और अगर प्रॉब्लम्स है, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो कंसर्न करेंगे स्कूल मैनेजमेंट से, है क्या नहीं? HM है या स्कूल मैनेजमेंट से। और तब जाकर क्या होगा कि वो लोग फीस पे करेंगे स्कूल को। अब स्कूल को जब फीस आएगी, प्राइवेट स्कूल्स का मसला यही है, फीस जब आएगी तब जाके हम क्या कर सकते हैं, तमाम टीचर्स को वो फीसेस को कलेक्ट करने के बाद में हम कुछ क्या बोलेंगे, एक पॉकेट मनी जैसा होता है, या और आप मिनिमम पैकेज, जो पैकेज होता है, मंथली पैकेज जो टीचर्स को दिया जाता है, हम इजीली दे सकते हैं। जब फीस कलेक्शन ही टोटल बंद है तो स्कूल मैनेजमेंट अरेंज करने का बहुत बड़ा मसला है, स्कूलों को भी अरेंज करने के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो मेरा बोलना ये है कि ऐसे प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर एक जो होप जो थी वो क्या थी बोले तो, हम टीचर्स को गवर्नमेंट से कुछ दिलाएंगे, कुछ पैकेज, लेकिन वो भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से टीचर्स को मैनेजमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ जो है सपोर्ट नहीं मिला ये लॉकडाउन के और ये जो कोविड के चलते ये पूरा। तो अभी दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये स्कूल मैनेजमेंट के अलावा भी जो दूसरे मामला थे ना, जैसे कि आप देखिए, सिर्फ स्कूल का नहीं है मसला, कॉलेजेस की भी बात है। अब पैरामेडिकल कोर्सेज करने वाले बच्चों को 35,000 रुपये स्कॉलरशिप दी जाती थी, अब नहीं दे रही गवर्नमेंट ये। जी, मेरा नेक्स्ट सवाल वही होने वाला था कि स्कॉलरशिप किसी को नहीं आई, स्कॉलरशिप B.Ed स्टूडेंट्स को आई, B.Ed को स्कॉलरशिप नहीं, पैरामेडिकल वालों को स्कॉलरशिप नहीं, जर्नलिज्म वाले को वो एक लैपटॉप और एक कैमरा दिया जाता था। आप भी वही फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो कोर्सेज करने वालों को वो कैंसल गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट, जो प्राइमरी से लेकर पूरा हाई स्कूल तक के स्कॉलरशिप्स कहाँ पर हैं? सिर्फ अप्लाई करना है, आना नहीं है अकाउंट्स के अंदर, अप्लाई करते रहो, बस करते रहो। तो मेरा बोलना ये है कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट से ज़्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है ये समाज को चलाने के लिए। एक मैनेजमेंट स्कूल का अलग रहा मसला, लेकिन समाज को, पूरे समाज के हर तबके को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है। तो ये पैरामेडिकल कोर्सेस जो करने वाले बच्चे भी, उनका भी सवाल है। वो लोगों ने भी मुझे कहा है कि आज के इस इंटरव्यू में सवाल को उठाया जाना चाहिए। दूसरा, आपका जो जर्नलिज्म कोर्स है उसके भी मामला, फिर स्कॉलरशिप का मामला है। माइनॉरिटीज़ को टोटली इग्नोर किया गया है। कई दिनों से मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर डिपार्टमेंट में। अभी आप देखो, मैं 2 सेगमेंट्स बताऊँगा यहाँ पे, एक रहेगा KMDC, दूसरा रहेगा माइनॉरिटी ऑफिस। माइनॉरिटी ऑफिस आप देखें, बसों कल्याण की माइनॉरिटी ऑफिस कहाँ है आज, कौन सी सिचुएशन में है जी। पहले एक प्राइवेट बिल्डिंग के अंदर, रेंटेड बिल्डिंग में चलाया जाता था। आज पंचायत ऑफिस में, आज तालुका पंचायत ऑफिस के अंदर आप जाइए, एक छोटा सा रूम
जो स्टोर रूम बनाया जाता, स्टोर रूम के हैसियत का रूम एक माइनॉरिटी बसों कल्याण के अंदर एक माइनॉरिटी ऑफिस को चलाने के लिए एक सिंपल एक स्टोर रूम की तरह से एक तालुका पंचायत में दिया गया है। उस तालुका पंचायत के ऑफिस के अंदर अगर आप विजिट करेंगे, देखेंगे तो कई रूम्स मिलेंगे, बड़े बड़े रूम्स मिलेंगे। उसको माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ दिया जाएगा माइनॉरिटीज के लिए एक छोटा स्टोर रूम की तरह वो दिया। आप जाइए कल, आज आप विजिट कीजिए, करके मेरे को रिपोर्ट बताइए आप। दूसरा इंपॉर्टेंट, केएमडीसी, जो स्कॉलरशिप्स अगर नहीं आते थे तो एटलीस्ट केएमडीसी, कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक जो बोर्ड है, इस बोर्ड के जरिए कम से कम बच्चों को जो डिग्री करते थे, जो बीएड करते थे, डीएड करते थे, इंजीनियरिंग करते थे, एमबीए करते थे, कुछ भी करते थे, वैसे बच्चों को केएमडीसी की तरफ से लोन्स दिया जाता था। तो अब आप बात करो, गवर्नमेंट, वो लोन भी जो आता था गवर्नमेंट से आता था और स्कॉलरशिप भी आती तो गवर्नमेंट से आती थी। प्रोसेस तो पूरा कर रहे लेकिन उसको अमल में नहीं, खाली क्या है वो पेपर वर्क पूरा हो रहा है, पेपर वर्क कंप्लीटली होगा लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जाएगा। आज देखिए बच्चों के इंटरव्यूज लीजिए, आपको भी पता चलेगा कि कई बच्चे केएमडीसी के मारे हैं, कई बच्चे स्कॉलरशिप्स के मारे हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, खाली प्राइवेट स्कूल बोले तो, मैनेजमेंट बोले तो एक चीज़ नहीं, जो सरकार रहती है, सरकार को हम बात क्यों करना पड़ता है बोल तो हमारे जो वोट्स हैं, हम ये उम्मीद से डालते हैं सरकार को, बनाते हैं ये उम्मीद से सरकार कि हमारे अच्छे और बुरे में सरकार शामिल हो। लेकिन ऐसे हालात के अंदर जब हम परेशान हैं, जब अवाम मजबूर है, ऐसे हालात में अपने हाथ अगर खड़े करने वाली अगर इसी चीज़ को अगर सरकार बोलते हैं तो ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए।